राष्ट्रपति चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो रही है कि कौन होगा एनडीए का उम्मीदवार। यहीं आपको बता दें, जिस तरह से अभी ममता बनर्जी ने प्रयास किए, इसके बाद 17 दलों की एक मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई। हालांकि विपक्षी दल की 22 पार्टियों को न्योता दिया गया था, लेकिन 17 दल ममता बनर्जी के बुलावे पर आए, जिसमें मीटिंग में यह तय हो गया कि जो विपक्ष है वो भी अपना एक कैंडिडेट मैदान में उतारेगा। और इसके साथ ही जो ये राष्ट्रपति पद का चुनाव है ये दिलचस्प हो गया है, क्योंकि मुकाबला होना है और दोनों यानी ममता बनर्जी विपक्ष, कांग्रेस ये एक तरफ है, कोशिश में है कि अपना राष्ट्रपति बना ले जाएं, दूसरी तरफ एनडीए ने भी कमर कसी हुई है। और अब आपको बताएं, सीनियर मोस्ट जो लीडर हैं उनका एक प्रतिनिधि मंडल इसके लिए उन्होंने तैनात कर दिया है, जिसमें जेपी नड्डा जी और राजनाथ सिंह जैसे सीनियर लीडर हैं। तो अब जिम्मेदारी है कि किस तरह से वोटों को जुगाड़ किया जाए या यूं कहें वोटों की व्यवस्था की जाए। आपको बताएं, राष्ट्रपति चुनाव जब होता है तो उसमें कुल वोटों की जो वैल्यू है वो 10,98,000 है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा उनके सांसद वोट करते हैं और इसी तरह विधानसभा वो वोट करते हैं। और यहां आपको यह भी बता दूं कि विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा इसमें नॉमिनेट जो होते हैं राज्यसभा में मेंबर राष्ट्रपति जी के द्वारा वो वोट नहीं करते। इसी तरह जो लोकसभा है वहां भी जो नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा वो वहां वोट नहीं करते। तो ये कुल मिलाकर के 10,98,000 वोट की वैल्यू है, एमपी एमएलए दोनों मिलाकर। चुनने के लिए 5,49,000 ये वोट चाहिए। जिसके भी पास, जिसके भी पक्ष में 5,49,000 वोट कम से कम पड़ेगा, निश्चित रूप से उसी दल का या वही राष्ट्रपति बनेगा। दल कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां प्रत्याशी को वोट पड़ता है और ये जितने मेंबर वोट करते हैं इनको 1, 2, 3 ऐसे क्रमवार अपनी पसंद बतानी होती है। वोट का तरीका इस तरह का है कि पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद। तो पहली पसंद आपकी पूछी जाती है, उसके बाद दूसरी वोट आपकी सिंगल मानी जाती है और पसंद के आधार पर पहली पसंद किनकी ज़्यादा है उसके आधार पर वोट का वैल्यू होता है। तो अगर 5,49,000 वोट पड़ा किसी के पक्ष में तो वही राष्ट्रपति बनता है। बीजेपी के पास अभी तक 5,45,000 ये अभी वैल्यू वोट की है, यानी चाहिए 5,49,000 है 5,45,000, इनको 4,000 वोटों की अभी तक कमी पड़ रही है। ये कहां से आएगी? तो वाईएसआर, ये कांग्रेस, इसका एक है कि कुछ दल हैं और इसमें यह भी आपको बता दें, इसके अलावा ये माना जा रहा है कि जो एनडीए जो सीनियर मोस्ट लीडर इस काम में लगे हैं, जिन्होंने अपना राष्ट्रपति जिताने का जुम्मा लिया है या जिनको पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है, उनका कहना यह है कि क्योंकि ये जो चुनाव है राष्ट्रपति पद का, ये अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बहुत सारे विधायक या सांसद वोट करते हैं। तो पार्टी क्या कहती है उसको दरकिनार करते हुए बहुत सारे लोग क्रॉस वोटिंग भी कर देते हैं। कई बार पार्टी कोई है, वोट दूसरे कैंडिडेट को दे देते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा, जब राज्यसभा सदस्यों के लिए जो चुनाव था उसमें राजस्थान में व्हीप जारी था। उसमें व्हीप जारी होता है, हर पार्टी व्हीप करती है जारी, लेकिन उस राजस्थान में हुआ था कि राजस्थान में शोभा रानी थी, उन्होंने क्रॉस वोट कर दिया था। और इस तरह की क्रॉस वोटिंग के चांस अभी भी राष्ट्रपति चुनाव में लग रहे हैं, क्योंकि यहां तो व्हीप जारी नहीं होता, व्हीप लागू नहीं होता। तो अपनी अपनी पार्टी अपने अपने दावा करती है। तो अब ये देखने की बात होगी कि जो कमी है, एनडीए के पास भी लगभग इतनी वोट हैं जितनी यूपीए के पास हैं, और यूपीए के साथ लेकिन जो गठबंधन में अभी तक 17 पार्टियां एक साथ हुई हैं
जो ममता बनर्जी जी की मीटिंग में आए थे दिल्ली में, तो कम से कम ये तो माना ही जा रहा है कि वो 17 दल तो एक साथ हैं। लेकिन अब उसमें से क्या कोई दल ऐसा होगा जिसके कोई सदस्य एनडीए के कैंडिडेट को वोट करेंगे? तो जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जो शिवसेना है भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा निकट पहले से रही है, और उनके जो विधायक और सांसद हैं, ये हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा व्हीप लागू नहीं होता और अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ आज़ादी होती है एमपी एमएलए को, और किसी भी वो प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं, अपनी पहली पसंद बना सकते हैं। तो एक तो माना जा रहा है कि शिवसेना का जिस तरह से हम एटीट्यूड देख भी रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव की बात थी तब भी उन्होंने होटल के अंदर बंद करने पड़े थे उनको अपने एमएलए। अभी आप देख लीजिए एमएलसी का चुनाव है तो भी शिवसेना खतरे में मान रही है और उनको 5 स्टार होटल में शिफ्ट किया हुआ है, मिलने से बंद, बात करने से बंद, पूरी बंदिशें लगाई हुई हैं। यानी शिवसेना को पूरा अंदेशा है कि उसके विधायक उनकी मर्जी के विरुद्ध कहीं दूसरी जगह वोट कर सकते हैं, और दूसरी जगह मतलब भाजपा। इसी तरह कई ऐसे दल हैं जो छोटे दल हैं, उनमें ये देखा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं, और इसलिए माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको भारतीय जनता पार्टी ना कह करके अगर एनडीए कहेंगे तो ज़्यादा ठीक है, एनडीए की तरफ से जो कैंडिडेट आएगा निश्चित रूप से माना जा रहा है अभी तक कि उसकी जीत के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो सत्ता में जो व्यक्ति होता है उससे थोड़ा लगाव होता है, जो सत्ता में होते हैं उनके संबंध भी अन्य पार्टी के लोगों से कई बार व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, काम के आधार पर कई बार पसंद होते हैं, और इस वजह से माना जा रहा है। दूसरी बात ये भी देखी जा रही है कि जो कैंडिडेट आएगा वो कौन होगा, ये सबके लिए उत्सुकता बनी हुई है। अभी तक सबसे पहल जो विपक्ष ने की है, ममता बनर्जी पिछले 3-4 महीने से इसके लिए एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से शरद पवार जी ने अपना नाम वापस लिया, ये ममता बनर्जी को एक झटका लगा था, क्योंकि ये मान रहे थे कि ममता बनर्जी हो, चाहे शिवसेना हो, फिर चाहे एनसीपी हो, फिर चाहे कांग्रेस हो, ये जो शरद पवार हैं इनके नाम पर सब एक साथ हो जाएंगे, और इसलिए उनका चुना जाना माना जा रहा था कि अगर उनके बिहाफ पर बात होगी तो वो सीनियर लीडर हैं, उसके आधार पर ज़्यादातर लोग उनको वोट कर देंगे, और इसलिए लग रहा था कि शरद पवार के नाम पर सारा विपक्ष एक मत हो जाएगा और उनको चुना जाना आसान हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि ममता बनर्जी ने 22 दलों की मीटिंग बुलाई थी और उसमें से केवल 17 आए। बाकी के ना आने के अलावा यह भी एक झटका ममता बनर्जी को लगा कि शरद पवार जी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं इस रेस में नहीं हूं। तो दूसरा नाम फारूक अब्दुल्ला का सोचा गया, उन्होंने भी इसी तरह मैदान छोड़ते हुए कहा कि ठीक है आपने मेरा नाम सजेस्ट किया है, लेकिन मैं राष्ट्रपति की रेस में नहीं हूं और मैं कश्मीर की राजनीति देखूंगा। अब ये 2 नाम आप समझिए कि जब पीछे हटे हों तो ये जो विपक्ष है ये किसका तीसरा नाम लाएगा? बड़ी बात तो ये है, क्या वो तीसरा नाम कांग्रेस का होगा? अगर वो कांग्रेस का नाम कोई होगा तो क्या बाकी दल उस पर सहमत होंगे? ये भी देखने की बात है। और अभी इसीलिए अभी दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए हो फिर चाहे यूपीए हो या यूपीए के और साथी हों, इन सब के, क्योंकि कुछ दल ऐसे हैं जो यूपीए में शामिल नहीं हैं फिर भी एक प्लेटफॉर्म पर हैं मोदी के विरुद्ध, तो भाजपा के विरुद्ध कहें, मोदी के विरुद्ध कहें, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी में भी जो कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों में अभी तक आरिफ मोहम्मद खान जो कि राज्यपाल हैं केरल के, उनका नाम आगे चला कि भाई उनको बनाया जा सकता है क्योंकि मुस्लिम चेहरा है और एक राष्ट्रवादी मुस्लिम है, और कई ऐसे मुद्दे अभी हाल ही में आए हैं, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हुआ हो, फिर चाहे वो सीए हुआ हो, और अभी अगले आने वाले कुछ मुद्दे हैं जनसंख्या नियंत्रण, यूसीसी, इन सब बातों को देखते हुए माना जा रहा है कि इनसे कहीं ना कहीं मुसलमान नाराज हैं और उसको काउंटर करने के लिए एक मुस्लिम लीडर ऐसा चाहिए, मुस्लिम फेस ऐसा चाहिए जो इन मुद्दों पर बातचीत कर सके।
तो काफ़ी मुखर माने जाते हैं और इसलिए उनका नाम चर्चा में आया कि अगर राष्ट्रपति बनाएं तो उनको बना दिया जाए, आरिफ मोहम्मद खान को, तो अच्छा रहेगा। दुनिया के मुस्लिम देशों में जो ये विपक्ष मोदी को बदनाम करने की साजिश कर रहा है कि मोदी मुस्लिम विरोधी, उनकी भी हवा निकलेगी। फिर एक नाम आया मुस्लिम चेहरा जो भाजपा में पहले से हैं, वो है मुख्तार अब्बास नकवी। तो उन पर भी लोग बात कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम चेहरा है, पुराने लीडर हैं, इनको बनाया जा सकता है। तो फिर एक नाम आया द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं और ये इसलिए आया क्योंकि ये आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं। तो जहां तक मेरा अनुमान है, मैं जैसा पहला भी कहता रहा हूं, एक संगठन होने के कारण सब लोग मिलकर बैठते हैं, चर्चा होती है और उस चर्चा में विचार विमर्श जब किया जाता है तो राय जरूर रखी जाती है। तो इसलिए मानना यह है कि अभी तक के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जो माना जा रहा है वो एक तो जो है द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड से हैं, इनका नाम हो सकता है। इसी तरह आरिफ मोहम्मद खान, ये दूसरा नाम हो सकते हैं। और एक तीसरा नाम वो हो सकता है जो मोदी जी बस 1-2 दिन पहले पब्लिक डोमेन में लाएं, क्योंकि मोदी जी की अपनी वर्किंग स्टाइल आप लोगों ने देखी होगी। हमेशा अपने इस काम के तरीके से चौंकाते हैं कि कब कोई नाम आ जाए जो किसी को भी नहीं पता हो। क्योंकि रामनाथ कोविंद जी एक ऐसे राज्यपाल तो थे, लेकिन वो नीचे के कैडर से नहीं आए कि भाई अभी वो पार्टी में, भाजपा में पहले कहीं जिला अध्यक्ष थे, फिर वो क्षेत्र अध्यक्ष बने, फिर वो प्रदेश कार्यकारिणी में आ गए, और कोई ऐसा नाम हो जिन्होंने आंदोलन किए हों या कुछ इस तरह का, अचानक उनको बनाया गया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल किसका नाम फाइनल करेंगे, ये बिल्कुल अभी तक कयास केवल लगाए जा रहे हैं, फाइनल नहीं कह सकते आप। हां, ये जरूर है, ये पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी जब विचार करती है राष्ट्रपति पद के लिए, किसी को चुनाव के लिए विचार करेगी अपना कैंडिडेट बनाने के लिए, ये जरूर होगा कि एक बार फिर वो चौंकाएगा। जैसे रामनाथ कोविंद जी के समय में हम सब लोग चौंके, इसी तरह एक चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई सेना के रिटायर जनरल उसमें हो सकते हैं। अब देखना होगा कि जो एनडीए है उसकी तरफ से कौन कैंडिडेट होता है, लेकिन अभी तक जो मेरे पास आंकड़े हैं, जो लोग कयास, मैं उसको कयास ही कहूँगा, उसमें आरिफ मोहम्मद खान का नाम सबसे ऊपर है। और इधर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अभी तक केवल उस तिगड़म में लगा है कि किस तरह से एनडीए के कैंडिडेट को वो हराने के लिए एकजुट हों। तो अभी एकजुटता नहीं हो पा रही है। ममता बनर्जी जी के लाख कोशिशों के बावजूद वो सारे विपक्ष को एक नहीं कर पा रही हैं। चुनाव आने के घोषणा होने के, कैंडिडेट की घोषणा होने के बाद ये विपक्ष आपको बिखरता हुआ नजर आएगा और उस कैंडिडेट के लिए ये वोट करता नजर आएगा जो एनडीए का कैंडिडेट होगा। इसीलिए ये माना जा रहा है कि जिस तरह से पिछली बार रामनाथ कोविंद जी के चुनाव के समय पूरी कोशिश पूरे विपक्ष ने की थी, लेकिन उसके बावजूद एनडीए का ही कैंडिडेट जीता था, तो पिछली बार से इस बार एनडीए और ज़्यादा मजबूत हुआ है और इसीलिए एनडीए का कैंडिडेट ही जीतने का पूरा चांस दिखाई दे रहा है। वंदे मातरम।